लास्ट क्लास में सीएफ में आप लोगों ने शेड्यूल पढ़ी थी, शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 1 से लेकर के आपने कहाँ तक पढ़ लिया? 10। आप टीवी वगैरह भी देखते हो क्या कभी? न्यूज चैनल आपके पेरेंट्स तो देखते होंगे? अखबार न्यूज़पेपर देखते हो या पढ़ते भी हो? पढ़ते हो हेडलाइंस। आजकल में आप लोगों ने अगर खबर देखी हो सीए, सीएस और सीएमए को लेकर के, कल पार्लियामेंट में एक बिल रखा गया था। सीए, सीएस और सीएमए तीनों के जो कानून बने हुए, सीए एक्ट बना हुआ आपको पता है, सीएस का एक्ट हम अभी चला ही रखा है हमने 1980 का, और सीएमए का कानून आपको पता होगा वो भी बना हुआ है 1959 का। तो इन तीनों को पार्लियामेंट ही तो बनाती है। पार्लियामेंट में इनको अमेंड करने के लिए कल एक बिल रखा है। अपने जो एफएमए फाइनेंस मिनिस्टर, वही अपने एमसीए के मिनिस्टर हैं कॉर्पोरेट अफेयर के, तो एमसीए के अंडर में बने हुए अपनी तीनों इंस्टीट्यूट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर में। तो उन्होंने कल ही एक सीए, सीएस, सीएमए को लेकर के अमेंडमेंट का बिल रखा है और वो पास भी होगा, इतना कोई वो लंबा चौड़ा इश्यू वाला बात नहीं है। तो उसमें क्योंकि आप लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ते या वेबसाइट वगैरह से जुड़े हुए रहते हो या आप ऐसी न्यूज देखते हो तो अपने आप ही क्या होते हैं, इनके नोटिफिकेशन वगैरह आते रहते हैं और ये चीजें क्योंकि पढ़ा रहे हैं वो चीज चेंज हो रही है, तो उसमें फिर इंटरेस्ट भी आता है अगर आप लोग देखते तो ये चीजें जो आपने पढ़ी है उन्हीं के लेके कुछ चीजें चेंज हुई है उसके अंदर, या होने वाली है भी, लेकिन हो जाएगी। जैसे आपने डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म पढ़ा है तो आप लोगों को याद होगा शुरू में डिसिप्लिनरी के लिए सिस्टम में डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट बनी हुई है, उसके नीचे डिसिप्लिनरी बोर्ड और डिसिप्लिनरी कमेटी, सेक्शन आई थी 21 ए बी आई थी ना, तो उनमें भी चेंज हुआ है, होने वाला है, मतलब उनमें भी चेंज होने वाला है कि उसको बनाया जाएगा तो वो कैसे बनाया जाएगा। जैसे डिसिप्लिनरी कमेटी आप लोगों ने पढ़ा था, जो उसमें कुछ याद हो तो उसका हेड कौन होता था, चेयरमैन या प्रेसिडेंट, उसका अपने इंस्टीट्यूट का जो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट वो उसका हेड होता था। उसके अलावा भी आपने पढ़ा था उसमें कुछ मेंबर के होंगे, कुछ को होंगे आई थिंक, तो उन सब में भी चेंज हो रहा है, उन सब में भी चेंज हो रहा है डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म में। आप लोगों ने उसमें पनिशमेंट पढ़ा था याद हो तो, डिसिप्लिनरी बोर्ड कितना दे सकता है रिप्रीमांड के अलावा, जैसे वो आपको पनिश करता है तो 3 महीने तक मेंबरशिप छीन सकता है और जुर्माना 1 लाख, उस लिमिट को भी डबल किया जा रहा है। 3 महीने की जगह 6 महीने तक के लिए वो आपकी मेंबरशिप हटा सकता है और जुर्माना 1 लाख की जगह 2 लाख तक का लगा सकता है। ऐसे ही उसके अंदर भी चेंज हो रहा है, जो आपने कमेटी के लिए पढ़ा था, कमेटी दे सकती है परमानेंटली रिमूव कर सकती है और जुर्माना 5 लाख, तो 5 लाख की जगह भी 10 लाख हो। तो ये हो जाएगा जब तक आप लोग मतलब चैप्टर पूरा होगा तब तक पार्लियामेंट नहीं, अभी लागू होने की आप लोगों पे उम्मीद नहीं, चेंज होगा तो लागू होगा तो चेंज करवा देंगे ये चीजें, तो अब कोई रोक तो सकते नहीं कि आपकी पढ़ाई के लिए मैं रोक दूं कि चेंज एक बार मत हो, आप लोगों को पढ़ा तो फिर हो जाना, ऐसे नहीं होता। बहुत सारी बार, कई बार तो दुख तब होता है जब पूरी बुक चेंज हो जाए, तब सोचो क्या होता है। कंपनी लॉ पूरा पढ़ा दिया और बाद में बोले कि कंपनी लॉ नया चालू होगा, लागू होगा। एक बार वो वायर से कंपनी लॉ पढ़ा दिया, 2014 की बात है, तो 2014 में कंपनी लॉ सितंबर तक पढ़ा दिया, पूरा हो गया कोर्स, दिसंबर में एग्जाम होनी थी, तो कंपनी लॉ को लेकर के न्यूज आई, आईसीएसआई ने कहा कि अभी नए बैच में ही, मतलब दिसंबर एग्जाम में नया कंपनी एक्ट लागू होगा। और वो न्यूज भी लेट आई थी, मेरे को याद है जहाँ तक नवरात्रा वगैरह चालू हो गए थे, नवरात्रा श्राद्ध का ऐसा टाइम था, तो सितंबर अक्टूबर का सही रहता है वो टाइम, और मेरे पाँव में फ्रैक्चर हो गया था उसी टाइम, तो मैंने तो सोचा अब रेस्ट करूंगा, और उस टाइम वो नया कंपनी एक्ट आ गया। नया कंपनी एक्ट का मीन उसमें क्या होता है, फिर जैसे कोई चीज नहीं आती है तो केवल आप लोग ही नहीं, पुराने बच्चे, रिपीटर्स लोग और लोग, फाइनल के बच्चे, सारे सबको पढ़ना पड़ा। वो तो बेच हो गया करीबन 150 जनों का, ऑफलाइन चलते थे तो उसके अंदर क्योंकि इतने बच्चे होते हैं थोड़ा एनर्जी भी ज्यादा रखनी पड़ती है, आवाज भी ज्यादा रखनी पड़ती है और मैटर भी खड़े होकर पढ़ाना पड़ता है, और पाँव में फ्रैक्चर था। वो ऐसी चीजें कई बार होती है ना, तो विपरीत परिस्थिति क्या होती है, सारी साथ में आती है। जीएसटी में भी ऐसे हुआ था, जीएसटी लागू हुआ था तब भी पढ़ाने के बाद चेंज हुआ था। चेंज आपके अभी इतनी कोई आशंका नहीं है, आप मत डरो, आपके कोई चेंज हुआ है तो एक आधी लिमिट काट पीट कर लेंगे, 1 लाख की जगह 2 लाख कर देंगे, 3 महीने की जगह 6 महीने, वो बाद की बात है, जब लागू हो जाए तब की बात है। लेकिन पार्लियामेंट जो कर रही है ना, उनका अपने सब थोड़ा आइडिया रहना चाहिए कि इंस्टीट्यूट में क्या चेंज हो रहे हैं। दूसरी चीज और मैं आपको कल परसों ही बता रहा था, 5-4 दिन हो गए होंगे, कि अपने सीएस में थोड़ी बनती नहीं है,
बता रहा था। सीए, सीएस, सीएमए आपस में तीनों इंस्टीट्यूट एक तरह से ये कह सकते हो एक ही पेरेंट नहीं, इनके एक ही फादर के तीनों बेटे हैं, बेटियां हैं, लेकिन तीनों इंस्टीट्यूटों में थोड़ा आपस में एक दूसरे को ईगो को लेकर लड़ाई रहती है। अब सरकार ने क्या किया, तीनों को मिलाकर के एक कमेटी बना दी, तीनों इंस्टीट्यूट की कोऑर्डिनेशन कमेटी नाम दी है। वो कल पार्लियामेंट में रखा जा रहा है, ये चीजें पार्लियामेंट तय करती है, लेकिन पार्लियामेंट ये सोच रही है कि तीनों लड़ते हैं, इससे अच्छा तीनों का क्या कर दो, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दो, जिसमें तीनों इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट, तीनों के वाइस प्रेसिडेंट और तीनों का एक सीएस होता है जो कंपनी का अपने आईसीएसआई का हेड वहां पे ऑफिस पे बैठता है। तो वो तीन लोगों की ये मिला के 9 जनों की कमेटी बना दी और उसको कोऑर्डिनेशन कमेटी नाम दे दिया। उसका हेड होगा कौन, उसका हेड जो होगा वो सीएस, अपने हेड जो होगा एमसीए का एक सेक्रेटरी होता है, वो उसका हेड होगा मिनिस्ट्री का, मीन वो इन तीनों के ऊपर चेयरमैनशिप करेगा। और हर 3 महीने में कह रहा है कि आपको एक बार कमेटी को मिलना है, और कमेटी मिलेगी तो क्या करेगी, आपस में एक दूसरे के बीच में बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ये सारी चीजों को लेके मिलेगी। तो इनसे बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव न्यूज आने की उम्मीद है। मीन कई चीजों को लेकर के आपस में काफी दिक्कतें आती है। जैसे आपको पता होगा सी और सीएस इतने लड़े हुए हैं आपस में अभी फिलहाल इंस्टीट्यूट कि सीए कोई कर भी लिया ना पूरा आईपीसीसी फाउंडेशन, तो भी सीएस में अगर आना चाहता ना तो कोई एग्जामिशन नहीं है, क्या दे सीएस ईटी दो, है ना, क्या देना पड़ेगा उसको, ईटी दे के आओ, हम कोई छूट नहीं देंगे, आप सीए में कुछ भी करके आए। सीएमए वालों को भी यही कर रखा है कि बात टाटा बाय बाय है उनको भी। सीएस वाला क्या कर रहा है कि आप पूरे सीएमए हो तो बात अलग है, अगर सीएमए फाउंडेशन इंटर करा हुआ है तो आप सीएस ईटी दे के आओ हमारे पास। हमारे इंस्टीट्यूट को भी फिर हम जैसा ट्रीट कर रहे हैं वैसा ही वो ट्रीट करते हैं हमको फिर। तो वो लोग भी यही करें कि सीएस आप पूरे भी हो, मतलब इंटर एग्जीक्यूटिव सब कर लिया तो भी हमारे अगर सीएमए आना चाहते हो तो आपको फाउंडेशन करना होगा। जबकि ये चीजें आज से 2-4 साल पहले नहीं थी। पहले क्या होता था, सीए फाउंडेशन किया हुआ सीएस में सीधा इंटर में आ जाता था, ऐसे सीएस फाउंडेशन किया हुआ सीधा सीए में चला जाता था। तो वो चीजें इन्होंने आपस में लड़ाई तो है ये, लेकिन ये लड़ाई इजी हो जाएगी ना तो थोड़े कोऑर्डिनेशन कमेटी के अच्छे परिणाम निकलेंगे। फायदा क्या बनता है कि इवन एक इंस्टीट्यूट की अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो दूसरे इंस्टीट्यूट की बहुत सारी चीजें एग्जेम्प्ट हो जाएगी। पहले चलता था ऐसा कि आप जैसे सीएस की पढ़ाई कर रहे हो, सीएस एग्जीक्यूटिव कर लिया, अब आपको साथ में सीएमए भी करना है, सीए भी करना है, तो ना केवल फाउंडेशन उनका एग्जेप्टेड होता था, फाउंडेशन के अलावा जो दूसरी स्टेप होती है उनकी इंटर की, उसमें भी कई सारे पेपर मार्क हो जाते थे एग्जेप्टेड कि आपको सीए या सीए में करना है, 2-3 पेपर देने पड़ते थे, बाकी सीए के अंदर आपको कुछ नहीं करना। ऐसे सीए के बंदे को या जो आईपीसीसी कर चुका उसको फिर सीएस में आना होता था, फाउंडेशन भी एग्जेप्टेड और इंटर में भी कुछ पेपर एग्जेप्टेड। तो ऐसी चीजें धीरे धीरे ऐसे परिणाम भी निकलेंगे और कई चीजों को लेकर के आपस में कोऑर्डिनेशन बनेगा। मीन तीनों डिग्रियों में सिमिलरिटीज बढ़ेगी कि सीएस कुछ काम सीए का कर पाएगा, सीए कुछ काम सीएस का कर पाएगा और स्मूथनेस बढ़ेगी, लड़ाई घटेगी। ये चीजें अभी एक जो अमेंडमेंट एक्ट रखा जा रहा है जिसको थोड़े दिनों में आप देखोगे कानून बन जाएगा वो अमेंडमेंट का, वो इसी को बदलेगा। किसको, अपने सीएस एक्ट जो बना हुआ है 1980 का, सीएमए एक्ट जो बना हुआ है और सीए एक्ट, तीनों के अंदर। अब आज जैसे कई सीए लोग स्टेटस लगा रहे हैं, सीएस लोग भी लगा रहे हैं, हालांकि वो एक थोड़ा सा निचोड़ अपने हिसाब से निकालने का है। वो क्या करें सीए कि अगर कोई व्यक्ति बिना सीए हुए भी अपने नाम के आगे सीए लगाता है तो उसको पेनल्टी जो है 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख रुपए तक की लग सकती है। अरे वो कहना क्या चाह रहा है, अपने सीएस में भी तो बढ़ गई ना पेनल्टी, 5 लाख की जगह अगर कोई सीएस नहीं है वो भी सीएस लगाता है, आगे आएगा, ये अपनी फर्स्ट शेड्यूल में नहीं है, सेकंड में आ जाएगा। तो सेकंड में शेड्यूल में आता है तो उसको कमेटी देगी ना सजा, कमेटी देगी तो 5 लाख तक का ही होता था जुर्माना, अब कितने का हो सकता है, 10 लाख का हो सकता है जुर्माना। तो वो आएगी बात, मीन हम अपने अपने हिसाब से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सीए वाले क्या कर रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं, कोई सीए बना हुआ है वो कह रहा है कि अगर कोई आदमी सीए का नाम लगाता है बिना सीए भी तो 5 की जगह 10 लाख की पेनल्टी लग सकती है। हम सीएस में भी यही है कि सीएस नहीं है फिर भी सीएस का नाम लगाओगे, आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए खास चेतावनी है, कितने की पेनल्टी लग सकती है, 5 की जगह 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी ये कमेटी सुनाएगी। वो हालांकि हम सेकंड शेड्यूल पढ़ेंगे तब की बात है, अभी तो फर्स्ट में चल रहे हैं भटके हुए भाई। तो फर्स्ट शेड्यूल में कितने क्लोज हो गए थे अपने, 10, कुछ याद, कुछ आइडिया? आजकल मैंने आज सैटरडे को मैं कम ही सुनता हूँ, मंडे को नंबर आने वाला आप लोगों का, ठीक है ना, तो मंडे को पहले कल संडे पढ़ लेना अच्छे से सारे क्लोज, ठीक है ना। हाँ क्लोज सुनूंगा, इसमें शुरू से सीए से पूरा ही पढ़ लेना, खाली क्लोज ही नहीं,
उसके पहले डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म आप लोगों ने पढ़ा था, सेक्रेटरी ऑडिट पढ़ी थी, वो सारा ही पढ़ देना, पढ़ाई करनी पड़ेगी। नहीं ऐसे करोगे ना तो सीएस में नहीं, आप 11वीं क्लास में तो पास हो सकते हो, अपने सीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, सीएस की पढ़ाई में जितना आप लोगों को मैनेज करना ना खुद की लाइफ को उतना करो। हम देखो क्लॉज 10 लास्ट किस चीज का पढ़ा था, आपको याद हो तो आप सीएस के साथ में क्या कर सकते हो, दूसरी अलग दूसरा कोई बिजनेस नहीं कर सकते, आपको मना किया था इसमें, क्या बिजनेस या ऑक्यूपेशन नहीं कर सकते सिवाय कुछ जो आईसीएसआई के काउंसिल ने परमिट कर रखे। जैसे उनमें क्या क्या परमिशन है, कल आया था फर्स्ट पॉइंट, कोचिंग का कहाँ गया, फर्स्ट पॉइंट ऑथरिंग कर सकते हो आप, कोई बुक लिख सकते हो, कोई मैगजीन लिख सकते हो, कोई आर्टिकल लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट आया था एलआईसी एजेंट बन सकते हो लेकिन वो रिन्यूअल कमीशन के लिए ओनली। थर्ड पब्लिक इलेक्टिव ऑफिस जैसे एमपीएमएलए का वो बन सकते हो। चौथा ऑनरेरी पद संभाल सकते हो कोई चैरिटेबल ट्रस्ट में, इंस्टीट्यूशन में। टीचिंग असाइनमेंट कर सकते हो, कोई अपने आईसीएसआई की कोचिंग हो, सीए की कोचिंग हो, सीएमए की कोचिंग हो, इन सब के अंदर यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में बना सकते हो अपना। और इसके अलावा आप पेपर्स वगैरह को भी छाप सकते हो। और इसके अलावा आप डायरेक्टर बन सकते हो, हाँ प्रोफेशनल कोई मैगजीन हो वगैरह उसके आप एडिटर बन सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट पढ़े थे, याद रखना आप लोग कि क्या क्या काम हम लोग कर सकते हैं। तो आज क्लोज आगे शुरू कर देता हूँ, क्लोज 11 लास्ट क्लोज आ रहा है इस फर्स्ट शेड्यूल में, स्टार्ट करिए। सब दुखी लग रहे हो, पढ़ाई करो। हाँ स्टार्ट करो, लाइन क्या लिखोगी? PCS shall be deemed to be guilty. A PCS shall be deemed to be guilty a PCS shall be deemed to be guilty of professional misconduct. A PCS shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he allowed a person not being a member of the institute in practice, or a member not being his partner, or a member not being his partner to sign on his behalf or on behalf of his firm, anything on behalf of his firm, anything which he is required to certify, as a company secretary, ध्यान दीजिए। आजकल
कई जगह ऐसी जरूरतें पड़ जाती है, तो ये क्लोज खास तौर पे उन लोगों के लिए बनाया गया है कि कई बार सीएस क्या करता है, प्रैक्टिसिंग सीएस जो होता है वो अपने ऑफिस के किसी आदमी को कह देता है, उसको पावर दे देता है कि तुम मेरी जगह साइन कर देना। तो ये सीएस के अंदर नहीं चलता, और सब जगह चलता है। आप लोगों को पता हो तो जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी एक शब्द सुना है क्या, कि जैसे मेरी कोई जमीन है, मेरे को बेचनी है, तो मैं किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता हूँ, फिर मेरी जगह सारे साइन उसके होते रहेंगे। जैसे मैंने मेरे ऑफिस के किसी अधिकारी को और को दे दिया पावर, वो साइन करता रहेगा मेरी जगह। पावर ऑफ अटॉर्नी चल सकती है बाकी सारे कामों में, लेकिन एक सीएस क्या ऐसा कर सकता है कि डिग्री सीएस की मेरी है और मैं किसी दूसरे को कहूं कि तुम मेरी जगह साइन करते रहो क्योंकि तुम मेरे ऑफिस के मैनेजर हो, तुम मेरे स्टाफ के लोग। नहीं कर सकते ऐसा। पीसीएस shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he allow a person, अगर हम इजाजत देते हैं किसी व्यक्ति को नॉट बीइंग ए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, जो क्या नहीं है, मेंबर नहीं है इंस्टीट्यूट का, इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस वाला मेंबर नहीं है, मीन पीसीएस नहीं है, ये अलाउ ए पर्सन, अगर मैं किसी व्यक्ति को इजाजत देता हूं किसको छोड़ के, पीसीएस को छोड़ के, और ए मेंबर नॉट बीइंग इज पार्टनर, या कोई ऐसे मेंबर को छोड़ के जो मेरा पार्टनर, टू साइन, कि वो मेरी तरफ से साइन कर रहा है ऑन इज बिहाफ, जो मेरी तरफ से साइन कर रहा है या मेरी फर्म की तरफ से साइन कर रहा है एनीथिंग, कोई ऐसे कागज पे विच ही इज रिक्वायर्ड टू सर्टिफाई, जो मुझे सर्टिफाई करना था एज ए कंपनी सेक्रेटरी, जो मेरे को सर्टिफाई करना था उस पर मैं किसी और को ये पावर नहीं दूंगा, और अगर ऐसे मैंने दे दिया तो वो मैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में दोषी। एक पीसीएस किसी और पीसीएस को पावर दे सकता है, लिखा हुआ है ना, ही अलाउड ए पर्सन नॉट बीइंग ए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, अगर मैं किसी और को पावर दे देता हूं, किसको, जो पर्सन क्या नहीं है, नॉट बीइंग ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिसिंग मेंबर नहीं है, मतलब मैं पावर दे रहा हूं वो व्यक्ति क्या नहीं है, पीसीएस नहीं है, या फिर वो मेंबर मेरा पार्टनर नहीं है। तो अगर पार्टनर नहीं है या मेरा जिसको मैं पावर दे रहा हूं वो पीसीएस नहीं है, तो फिर मैं किसी और को अधिकार, इन दो को तो दे सकता हूं इनडायरेक्टली कहते, इन दो के अलावा मैं किसी और को पावर नहीं दे सकता। क्या चीज करने का, साइन करने का। साइन लिखा हुआ है क्या, कहीं अंडरलाइन कर लेना, ही अलाउ ए पर्सन नॉट बीइंग ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस और मेंबर नॉट बीइंग इज पार्टनर टू साइन ऑन इज बिहाफ, अपनी तरफ से साइन करने का अगर मैंने पावर दिया हो, और ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, या फर्म की तरफ से साइन करने का पावर दिया हो, एनीथिंग, कोई भी चीज को विच इज रिक्वायर्ड टू सर्टिफाई एज ए सीएस, तो किसी दूसरे आदमी को साइन करने का पावर नहीं दे सकते हम। आजकल इसमें फ्रॉड ज्यादा होता है। पहले तो क्या होता था, साइन करने का पावर जनरली पावर ऑफ अटॉर्नी से दिया जाता था कि मैं ऑफिस की किसी व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी और वो मेरे कागजों पे साइन कर दे, लेकिन इसमें सीएस के साइन के तौर पे अगर मैं साइन कर रहा हूं तो वो नहीं कर सकता। और चीजों पे कर सकते हैं, जैसे मैं कोचिंग चला रहा हूँ, मैं कोचिंग के काम के लिए मैं पावर दे देता हूँ, मान लो ऑफिस के स्टाफ को मैं कहता हूँ कि मेरी जगह जहाँ साइन होंगे वहां डायरेक्टर के ऊपर आप फोर करके आप अपने साइन कर देना, या जहाँ पे भी कुछ लिखना हो आप लिख के दे देना। लेकिन अगर मैं सीएस के तौर पे किसी डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई कर रहा हूँ, मेरी मोहर लग रही है सीएस वाली, तो उसके ऊपर साइन खुद को ही करनी होती है, क्योंकि ये एक पर्सनल स्किल, एक्सपीरियंस, पर्सनल जजमेंट, पर्सनल नॉलेज, पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल क्वालिटी, एट्रीब्यूट, इन सब पे डिपेंड करता है। मीन एक सीएस का जो मैंने अनुभव लिया होगा, वो मेरा स्टाफ चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, वो व्यक्ति चाहे और कोई फील्ड का कितना एक्सपर्ट क्यों ना हो, चाहे मेरा काम का एक्सपर्ट क्यों ना हो, लेकिन उसके पास सीएस की डिग्री नहीं है तो उसको मैं काम नहीं दे सकता। हाँ, वो अगर पीसीएस है, मेरे ऑफिस का स्टाफ में कोई पीसीएस है तो उसको दे सकता हूँ, या वो मेरा पार्टनर है पीसीएस है तो उसको पावर में दे सकता हूँ। आजकल डिजिटल सिग्नेचर में ऐसी बहुत बदमाशी होती है, जैसे डिजिटल सिग्नेचर मान लो मेरा, और वो मैंने सिग्नेचर यूज करने के लिए स्टाफ को दे दिया, किसी को भी दे दिया, अब वो स्टाफ है वो पेन ड्राइव लगाएगा, साइन डिजिटल सिग्नेचर के कोई भी फिक्स कर सकता है जिसको मेरा पासवर्ड वगैरह पता हो। तो यहाँ पे तो अब ज्यादा एक तरह से इस नियम की जरूरत पड़ रही है ना, सरकार का ये कि भी आप ज्यादा ध्यान रखो कि आपका साइन, पहले तो साइन होते थे पेन से, तो अपने को ये कि भी मेरे साइन कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता, या कोई दूसरा व्यक्ति को अधिकार दूंगा वो अपना साइन करेगा। लेकिन आजकल तो डिजिटल सिग्नेचर में ज्यादा हो सकता है ऐसा लफड़ा कि मेरे साइन कोई दूसरा आदमी कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या आपको ध्यान रखना है इसका। तो ये क्लॉज 11 किस चीज का आ गया लास्ट में, साइन। तो 11 क्लॉज पूरे हो गए, पहली शेड्यूल का पहला पार्ट पूरा हुआ है, ठीक है ना। अब अपने क्या चालू होगा, आपको याद है क्या, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 किन किन के लिए थी, शेड्यूल फर्स्ट जो आई थी, पार्ट 1 जो था वो आपको पता होगा पीसीएस के लिए, पार्ट 2 जो अपने चलेगा वो सीएस इन मेंबर जो सर्विस में है, पीसीएस के लिए नहीं है, वो थर्ड आएगा वो जनरल जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होते हैं उनके लिए, और पार्ट 4 अदर मिसकंडक्ट के लिए आएगा। तो अब शेड्यूल का पार्ट 2 शुरू हो रहा है, हेडिंग डाल लो, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल फर्स्ट, पार्ट 2
of schedule first, part 2 of schedule first. नीचे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट in relation to member, professional misconduct in relation to the members of the institute, in relation to the members of the institute, in relation to the members of the institute in service, in relation to the members of the institute in service. जो लोग सर्विस में होते हैं उन लोगों के लिए आ रहा है, ये बड़ा नहीं है, आपको बता दो ही क्लोज है ना। तो ये वैसे थोड़ा समझने का बात आएगा। देखो जॉब करने में और प्रोफेशनल जो प्रैक्टिस करना होता है उनमें फर्क होता है। यहाँ पे ये जो आ रहा है वो जॉब करने वाले लोगों के लिए आ रहा है। तो जॉब जो सीएस करता है, जॉब का मतलब चाहे सीएस का जॉब हो, चाहे सीए का जॉब हो, चाहे डॉक्टर का जॉब हो, चाहे आप कोई भी प्रोफेशनल या कोई भी जॉब करते हो, जॉब किसको बोलते हैं? जैसे आप स्कूल में मान लो एक टीचर का जॉब भी देखो कि वो अगर जॉब करता है तो उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन आ जाता है। तो मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन का मीन क्या हो गया? अगला टीचर को प्रिंसिपल डांट सकता है, कह सकता है कि मैं बताऊं वो पीरियड का जो शेड्यूल है उसके हिसाब से अलग अलग क्लास में जाना है, बोलता है ना किस टाइम पे आना है, साइन करने होते हैं। मीन मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन है, बदले में सैलरी मिलती है। अगला आपको वे बताता है, आपको वो क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो सब कौन तय कर सकता है? एम्प्लॉयर तय कर सकता है आपको। तो वहां मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन है, वहां एक एग्रीमेंट बनता है। अपने एक तरह से देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जब आप जॉब करोगे कई बड़े, तो उनके अंदर आपको एग्रीमेंट पे साइन भी करने पड़ते हैं जॉब स्टार्ट करते हैं तब। तो वो एग्रीमेंट या बॉन्ड पे जो साइन होंगे वहां वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस कहलाता है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। मीन आप जॉब कर रहे हो, अगला व्यक्ति आपको अपने हिसाब से काम करवाएगा, सैलरी दे रहा है, आपको जैसा कहे वैसे उस हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। वो क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, जॉब करने का एग्रीमेंट। एक होता है प्रोफेशनल वर्क, जैसे मैं सीएस के तौर पे या कोई व्यक्ति सीए के तौर पे काम करे, मैं कोई कंपनी में जॉब नहीं कर रहा, कोई क्लाइंट आकर के मेरे को कोई काम के लिए बोलता है, जैसे आप भी मान लो पढ़ने के लिए मेरे पास आते हो, तो आप और मेरे बीच में कोई मास्टर सर्वेंट का रिलेशन थोड़ी है। ना आप मास्टर हो मैं सर्वेंट हूं, ना मैं मास्टर हूं आप सर्वेंट हो। आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, जिसमें आप मुझे ये डायरेक्शन नहीं दे सकते कि आपको सर कैसे पढ़ाना, ये नहीं कह सकते मैं पढ़ाऊंगा वो मेरा होगा। हाँ, कोर्स का एग्रीमेंट हो गया कि हाँ ये चीज आपको सर करानी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस कहलाता है। आपके और मेरे बीच में बनाओ, डॉक्टर के पास जाते हैं, हम पर्ची कटवाते हैं, आगे डॉक्टर को दिखाते हैं, तो वहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है। डॉक्टर को जाके आप ये नहीं कह सकते कि सर आप ऐसे चेकअप करो, ऐसे मत करो, ये दवाई दे दो, ये मत दो, नहीं कह सकते ना, लाल दे देना, मीठी देना, काली देना, ये देना, वो देना, वो नहीं कह सकते। ऐसे ही सीए के पास जाते हैं, वकील के पास जाते हैं, कोई ठेकेदार से कोई बिल्डिंग बनवा रहे हैं, कोई और कोई व्यक्ति से काम करवाने, ठेके पे जो भी काम देते हैं ना, हम जनरली जिनके पैसे देंगे, सैलरी नहीं दे रहे अगले को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है। अगला काम कैसे करेगा हम उसको डायरेक्शन नहीं देते। जैसे ड्राइवर का है, मान लो गाड़ी का है, आप ड्राइवर मान लो खुद का रखते हो जॉब करने के लिए, अपनी गाड़ी है और उस पर कोई ड्राइवर रखा, तो ड्राइवर अगर आपने रखा है सैलरी पे, तब तो आप उसको डेली का फिक्स कर सकते हो कि इतने बजे आना, इतने बजे जाना, मैं बोलूँ उस हिसाब से चलाना, मैं कहूँ उस हिसाब से जाना, वो तो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। और एक वही आप किसी की किराए की गाड़ी लेके जाते हो, तो वो अपने हिसाब से चलाएगा ना, कब ब्रेक देना है, कब चलाना है, कब फास्ट कब स्लो, वो अपने उसको डायरेक्शन नहीं दे सकते। वो अगला आपकी मर्जी, अगला आपने बोले रख ले, अपने पास आए अपनी गाड़ी लेके, नहीं दिया अगला कहते कि नहीं बिजी हूं मैं नहीं आऊंगा, तो वहां कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है। तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं जॉब वाले सीएस की बात कर रहे हैं, जिनके साथ कंपनी क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस करती है। उसको लेकर के मैं कुछ लाइन लिखाऊंगा, आपको लिखिए। इस पार्ट, हाँ इसके अंदर पहले लाइनें आएगी, दिस पार्ट ऑफ अ शेड्यूल, दिस पार्ट ऑफ अ शेड्यूल recognize the need, this part of a schedule recognize the need
for a member, recognize the need for a member in employment, for a member in employment, recognize the need for a member in employment to observe a certain code of conduct, to observe a certain code of conduct, to observe a certain code of conduct। कि जो सीएस आपके जॉब करता है उसको भी ये करा कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होगा। हालांकि वैसे हम जॉब करते हैं तो देखो ज्यादा हमारा नियम कायदे कौन तय करता है? कोई भी जॉब अपनी जो एम्प्लॉयर कंपनी है वो तय करेगी ना कि आपको जॉब कैसे करना है। लेकिन सीएस इंस्टीट्यूट कहता है कि आप हमारे भी अंडर में हो, मेंबर हो, तो हम भी आपके लिए कुछ नियम कायदे बनाएंगे, वो भी आपको फॉलो करने। तो पार्ट 2 जो आप पढ़ रहे हो ये मेंबर के लिए बात करता है। कौन से मेंबर के लिए? जो एम्प्लॉयमेंट में है, उनको भी ये करा ऑब्जर्व करना होगा कुछ कोड ऑफ कंडक्ट। फिर नीचे लाइन लिखो, टू बी इन एम्प्लॉयमेंट, टू बी इन एम्प्लॉयमेंट, टू बी इन एम्प्लॉयमेंट, to be in employment means, to be in employment means a contract of service, to be in employment means, to be in employment means a contract of service, contract of service, not contract for service, not contract for service, नॉट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। देखो ये क्या कह रहा है, एम्प्लॉयमेंट किसको काम में लेते हैं? देखो दो वर्ड जगह जगह चलते हैं, आप दुनिया में सुनोगे, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो ये क्या कह रहा है, एम्प्लॉयमेंट का मीन क्या है? टू बी इन एम्प्लॉयमेंट, टू बी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो आपके और अगले के बीच में क्या बना हुआ होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बना हुआ होता है, नॉट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। अगर कहीं हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस की, इसका मतलब आप एम्प्लॉय एम्प्लॉयर नहीं हो, मास्टर सर्वेंट नहीं हो। जैसे मैं कहूं कि आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस बनाए, तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस बनाए इसका मतलब आप मेरे एम्प्लॉय नहीं हो ना, मैं आपका एम्प्लॉय। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब मैं सर्विस दूंगा, आप मेरे को फीस दोगे मेरी, बस ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है। लेकिन यहाँ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा बनता है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस नहीं, कौन सा बनता है यहाँ पे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। जिसका मतलब क्या होता है वो आपको बता रहा हूं। देयर आर फॉलोइंग, देयर आर following for conditions, there are following for condition, there are following for conditions of contract of service, there are following for conditions of contract of service, there are following for condition of contract of service। कोई व्यक्ति जॉब करता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बनता है और उसकी 4 कंडीशंस होती है, नीचे पहले लिखो। मास्टर्स पावर, मास्टर्स पावर ऑफ सिलेक्शन, मास्टर्स पावर ऑफ सिलेक्शन, मास्टर्स पावर ऑफ सिलेक्शन टू हिज, मास्टर्स पावर ऑफ सिलेक्शन ऑफ हिज सर्वेंट, मास्टर्स पावर ऑफ सिलेक्शन ऑफ हिज सर्वेंट। सेकंड, पेमेंट ऑफ वेजेज, पेमेंट ऑफ वेजेज और अदर रेम्यूनरेशन, पेमेंट ऑफ वेजेज और अदर रेम्यूनरेशन। थर्ड, मास्टर्स राइट, master's right to control the method, master's right to control the method of doing the work, master's right
to control the method of doing the work. Or master's right of suspension, master's right of suspension or dismissal, DISMISSAL, master's right of suspension और डिसमिसल। देखो 4 कंडीशन है, तब आप माने जाते हैं कि भाई आपके और अगले के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, आप जॉब में हो। कौन कौन सी 4 शर्तें होती है अगर हम जॉब करते हैं तो? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बोलते हैं उसको। पहली शर्त क्या होती है? मास्टर पावर ऑफ सिलेक्शन ऑफ हिज सर्वेंट। मास्टर खुद सेलेक्ट करता है, मीन हम अगले को मजबूर नहीं कर सकते, अगले की चॉइस होती है। जैसे हम किसी कर्मचारी को रखना चाहते हैं तो अपनी इच्छा उसको रखेंगे ना। तो मास्टर्स पावर ऑफ सिलेक्शन ऑफ सर्वेंट, अगर हम जॉब करते हैं तो अगले व्यक्ति की इच्छा पर है कब तक काम करेंगे और किसको वो रखना चाहता है। सर्वेंट का मीन ये नहीं है कि भी कोई सर्वेंट कोई घर का सर्वेंट है, आदमी कितना ही बड़ा, चाहे एक IAS ऑफिसर होता है उसको भी पब्लिक सर्वेंट ही बोला जाता है, आपको ध्यान होगा। मीन हम अगले के जॉब करने वाले हो गए। पेमेंट ऑफ वेजेज और अदर रेम्यूनरेशन, दूसरी चीज क्या कराइए? पेमेंट ऑफ वेजेज। अगला व्यक्ति हमें क्या देगा अगर हम जॉब करते हैं तो? वेजेज या रेम्यूनरेशन, जिसमें सैलरी वगैरह आ गई। तो दूसरा कंडीशन ये होता है, दूसरी मेन चीज। तीसरा, मास्टर्स राइट टू कंट्रोल द मेथड ऑफ डूइंग द वर्क। मास्टर के पास क्या होता है? ये राइट होता है टू कंट्रोल, कि वो क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है किसको? मेथड ऑफ डूइंग द वर्क, काम को करने की विधि। वो हमें तरीका भी कोई बता सकता है। जैसे मान लो घर में आपने कुक रखा है, छोटा सा एग्जाम्पल, तो वो हम उसको बताएंगे, वही सब्जी अपने को बना के देगा। तो वो एक तरह से हम कोई भी कंट्रोल रखते हैं। अगर आप किसी को जॉब के लिए रख लेते हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे अपने कोई CEO हो, चाहे CS हो, अगर वो हमारे पास जॉब करता है तो हम उसको खुद कंट्रोल करेंगे क्या काम करना है उसे। और चौथा, मास्टर्स राइट ऑफ सस्पेंशन और डिसमिसल। साथ ही साथ हमें ये भी अधिकार, अगर हम किसी के मालिक हैं तो हम चाहे जब उसको नौकरी से निकाल सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। तो ये 4 चीजें अगर है तो इसका मतलब आपके और अगले के बीच में क्या है? मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन है। अब देखो इसमें 2 ही क्लॉज है, उन दोनों क्लॉज की हम बात करते हैं। देखो क्लॉज 1 कौन सी शेड्यूल का क्लॉज बना रहा है? फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 2। आपको लिखवाऊं क्या है पूरा? क्लॉज 1 भूल जाओगे। क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 2 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 2 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। लिखो, ए मेंबर इन एम्प्लॉयमेंट, ए मेंबर in employment, a member in employment shall be deemed, a member in employment shall be deemed to be guilty, shall be deemed to be guilty of professional misconduct, shall be deemed to be guilty of professional misconduct, shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he being an employee, if he being an employee, if he being an employee of any company, if he being an employee of any company, firm, company or firm, pay, company or firm, pay, PAYS, pays or pay or agree to pay, pay or agree to pay directly or indirectly, pay or agree to pay directly or indirectly to any person, directly or indirectly to any person, any share in the, any share in the emolument, 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 emolument के ब्रैकेट में आप लिख लो रेम्यूनरेशन, या ऑब्लिक लगा लो रेम्यूनरेशन,
remuneration of the employment with any person with any person with any person। देखो ये पहला क्लोज आपके आए, ये क्या कर रहा है आपको सीधा सीधा एक कंपनी सेक्रेटरी या एक मेंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के दोषी माने जाओगे इफ, कब माने जाओगे, इफ बीइंग एन एम्प्लॉय, कि अगर आप एम्प्लॉय हो, जॉब कर रहे हो कोई कंपनी में सीएस के तौर पे, आप सीएस हो कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो या कोई फर्म में जॉब कर रहे हो, और साथ ही साथ क्या कर रहे हो आप, पे और अलाउ टू पे, पे चुका रहे हो और एग्री टू पे या चुकाने के लिए तैयार हो रहे हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या चुकाने के लिए तैयार हो रहे हो, टू एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, एनी शेयर, कोई भी शेयर देने के लिए आप तैयार हो रहे हो, इन द एमुलमेंट, अपने पारिश्रमिक में से या रेम्यूनरेशन, जो रेम्यूनरेशन आपको मिलता है उसमें से, ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जो आप कर रहे हो, आपके द्वारा जो जॉब किया जा रहा है उसमें से आप किसी को पारिश्रमिक अगर देने को तैयार हो। एमुलमेंट क्या लिखा आपने, रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट विथ एनी पर्सन, ये लिखा क्या, विथ एनी पर्सन की तो जरूरत नहीं थी, दो बार आ गया भूल से, एम्प्लॉयमेंट तक ही रहे। देखो किसी भी व्यक्ति के साथ, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्लोज, कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप रेम्यूनरेशन शेयर नहीं करोगे। जैसे आपको मैंने कहा कि भी देख मैं तेरे को एक जॉब बता देता हूँ, वो सीएस की जॉब है या उस कंपनी में जॉब खाली है और तुम सीएस हो जैसे, और उस कंपनी की मैंने कहा तेरे को देख 50,000 की सैलरी मिलेगी, 10,000 मुझे देने पड़ेंगे महीने, 50,000 काम आप कर रहे हो, जॉब मिल रहा है आपको, सीएस का काम कर रहे हो, और आप अपनी सैलरी में से, यहाँ पे आप प्रैक्टिसिंग सीएस नहीं हो, वो तो पहले शेड्यूल का पहला पार्ट था, अब आप अपनी सैलरी में से क्या किसी को शेयर करोगे, क्या जॉब कर रहे हो उसकी सैलरी में से शेयर करना, ये मिसकंडक्ट मारता है, कई लोगों को करना पड़ता है ये चीजें भी, आजकल जॉब्स भी बिकती है। जॉब बिकने का मीन, कई बार लोग कहते हैं कि तेरे को मैं जॉब लगवा दूंगा लेकिन मेरे को इतने पैसे दे देना, तो वो दे देना, वो रिश्वत भी अपने आप में इनडायरेक्टली सैलरी में तो हिस्सा मांग रहे हो। जैसे मैंने आपको बोला है कि मैं मेरी कंपनी में जॉब खाली है, तुम जैसे सीएस हो, मैंने कहा मैं मेरी कंपनी में लगा दूंगा तेरे को, और मैं उस कंपनी का जैसे डायरेक्टर एमडी या कोई अधिकारी हूँ, मैंने कहा मेरे को 10 लाख रुपए दे देना, जॉब दिलवा दूंगा। अब आपका एक तरह से आपको रिश्वत मान लो या आपकी सैलरी में से तो आप निकालोगे वो पैसे, और इनडायरेक्टली मैंने वो पैसे आपसे मांग लिए, तो वो आपको ऐसा करना गलत है, आप नहीं कर सकते। मीन आपको अपनी रेम्यूनरेशन में से किसी को भी शेयर नहीं करना। अगला लिखो, इवन सीएस, एक सीएस दूसरे सीएस को भी नहीं देता है, मैं सीएस हूं आपका जॉब लगवा रहा हूँ, आप भी सीएस हो तो भी मैं शेयर नहीं दूंगा। दूसरा क्लोज आएगा, क्लोज टू, member of the a member in employment, a member in employment shall be deemed to be guilty, a member in employment shall be deemed to be guilty, a member in employment shall be deemed to be guilty of professional misconduct, a member in employment shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he being an employee, if he being an employee of any company, if he being an employee of any company or firm, accept or agree to accept any part of his, accept or agree to accept any part of his profit, any part of his profit or gain, agree to accept any part of his profit or gain from a lawyer, LAWYER, lawyer or company secretary, or broker, or agent or customer,
एजेंट और कस्टमर ऑफ सच कंपनी और फर्म by way of commission or gratification gratification। ये देखो दूसरा क्लोज क्या कह रहा है। पहले क्लोज में तो क्या आया था कि हम अपनी सैलरी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। अगर हम सीएस हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सैलरी किसी को भी अपनी शेयर करने लग जाए कि भी तुमने मेरी जॉब लगवाई या किसी को हमने रिश्वत दी। दूसरा क्लोज क्या कह रहा है, हम किसी से मांगेंगे भी नहीं पैसे। देखो सीएस आप कोई कंपनी की हो तो बहुत पावरफुल पोस्ट होती है सीएस, बहुत ज्यादा इसमें गवर्नमेंट में। और आपने कई बार वैकेंसी में आप देखा हो जो एक स्केल होता है पे स्केल, अधिकारियों से भी ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा एक पे स्केल होता है। तो गवर्नमेंट में किसी को आप पूछोगे तो 8900 का पे स्केल चलता है। जो स्टार्ट में नॉर्मली ऑफिसर वगैरह की भी पे स्केल 50 to 100 की होती है। मेरी स्टार्ट में 1.5-2 लाख रुपया गवर्नमेंट में जॉब अगर लगती है तो उसको मिलता है सीएस बनने के बाद। तो वो प्राइवेट सेक्टर में भी आप पावरफुल होते हो, कंपनी के सबसे टॉप अधिकारी में हो एमपी में। अब आपने क्या किया, मान लो कोई कंपनी का काम किसी वकील को दिलवाना है, कोई वकील को आपको जैसे हायर करना है कंपनी का कोई केस लड़ने के लिए, कोई बाहर के सीएस को सीए को हायर कर रहे हो, कोई आप कस्टमर को कोई ठेका दिलवा रहे हो कंपनी का, या कस्टमर को कोई सस्ती में माल दिलवा रहे हो कंपनी का, आप अगले को कमीशन या आप अगले से रिश्वत नहीं मांग सकते। आप ये नहीं कह सकते कि 5 लाख रुपए दे, ये कंपनी का 1 करोड़ का काम तेरे को दिलवा दे। होता ना गवर्नमेंट में तो बहुत होता है ऐसा। तो ये कमीशन अगले से या ब्रोकरेज मांग नहीं सकते। जॉब वाला भी कल टीसीएस भी नहीं मांग सकता था जानो तो, और आज ये भी नहीं मांग सकता। देखो इसमें साफ साफ लिखा है, ए मेंबर इन एम्प्लॉयमेंट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही बीइंग एन एम्प्लॉय। अगर हम एम्प्लॉय हैं किसके, कोई कंपनी के या फिर किसके, कोई फर्म के, और हम अगर क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या अग्री टू एक्सेप्ट, स्वीकार करते हैं। किसको स्वीकार करते हैं, कोई फीस, पार्ट ऑफ फीस, प्रॉफिट और गेन। फीस में से कोई हिस्सा मांग रहे हैं, प्रॉफिट में से हिस्सा मांग रहे हैं, गेन में से हिस्सा मांग रहे हैं। किसका, कोई लॉयर का, कोई सीएस का, कोई ब्रोकर का, इंगेज बाय सच कंपनी। हमारी कंपनी या फर्म का जो कोई वकील है या जिसको हम वकील का काम दे रहे हैं, कोई सीएस का काम दे रहे हैं, कोई एजेंट या कस्टमर बना रहे हैं जिसको हम, तो उससे हम क्या नहीं मांग सकते, कोई भी फीस में से या उसके प्रॉफिट में से हिस्सा नहीं मांग सकते बाय वे ऑफ कमीशन। किसके तौर पे, कमीशन के तौर पे। या ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, दूसरे पे हम एहसान कर रहे हैं। हम कह रहे थे कंपनी का ठेका मैं तभी दिलवाऊंगा जब मेरे को तुम इतना पैसा दोगे। तो ये बहुत चलता है कंपनी में, बड़ी बड़ी डीलों में। देखो बीच वाले लोग कमीशन कमाते हैं, लेकिन सीएस इंस्टीट्यूट अपने को ऐसा करने से रोक रहा है कि आप कंपनी के सीएस और आपने कोई फर्म को ठेका दिया, कोई टेंडर दिया, कुछ भी दिया किसी कस्टमर को, ब्रोकर को, एजेंट को, तो आप उससे क्या नहीं मांग सकते, कमीशन नहीं मांग सकते, क्योंकि ये चीजें 2 नंबर की रिश्वत ही हो गई वो एक तरह से। तो ऐसा मांगना कानूनन क्या कहा गया, गलत है। अब देखो ये 2 ही क्लॉज थे इसमें। अब आप कौन से पार्ट में पहुंच जाओगे, पार्ट 3। हेडिंग डालो पार्ट 3 ऑफ शेड्यूल फर्स्ट। पार्ट 3 ऑफ शेड्यूल थर्ड, शेड्यूल फर्स्ट। नीचे हेडिंग क्या लिखोगे, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट in relation to the members of the institute, professional misconduct in relation to the members of institute, in relation to the members of institute generally professional misconduct in relation to the members of the institute generally। इसका मतलब क्या हुआ, आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कौन से मेंबर्स के लिए आ रहा है, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जनरल मीन प्रैक्टिस में हो तो भी आपको दोषी माना जाएगा, और आप जॉब करते हो तो भी दोषी माना जाएगा, दोनों के लिए आ रहा है। इसमें आप लोगों को देखो क्लोज शुरू कर रहा हूँ, 3 क्लोज इसमें आएंगे। लिखो there are three clause under part 3. There are 3 clause under part 3.
तो इसे याद रखना भी आसान है ना। पार्ट 2 में तो कितने क्लॉज आए थे? 2 क्लॉज में 2 ही आए थे पार्ट 2 में। पार्ट 3 में 3 क्लॉज आएंगे। पार्ट 1 में वहां 1 के आगे 1 और लग जाता है, 1 और 11 हो जाते हैं। तो लिखो पहला क्लॉज, क्लॉज फर्स्ट, स्टार्ट करो क्लॉज फर्स्ट। लिखो ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, क्लॉज फर्स्ट चालू कर दिया मैंने। ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट, ए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट shall be deemed to be guilty, member of the institute। पहले वाले में तो क्या आता था, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस या एपीसीएस लिखते थे। दूसरे वाले में क्या आया था, मेंबर इन एम्प्लॉयमेंट। और तीसरे में क्या आ रहा है, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट shall be deemed to be guilty, shall be deemed to be guilty of professional misconduct, shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he not being a fellow, if he not being a fellow, if he not being a fellow, not being being, being a fellow, fellow, fellow of the institute, fellow of the institute, act as fellow of the institute, comma, act as act as a fellow of the institute, act as a fellow of the institute, act as a fellow of the institute। देखो छोटा सा क्लोज आया, बताया ना, कंपनी सेक्रेटरी या ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट सेल वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट। इसका मतलब प्रैक्टिस वाले पे भी लागू है ये क्लोज और जॉब वाले पे भी लागू है। तो ये कह रहा है ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। कब माना जाएगा, इफ ही इज नॉट बीइंग ए फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट, इफ ही नॉट बीइंग ए फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट। आप फेलो मेंबर नहीं हो, एफसीएस याद आ रहा है कि आपको फेलो कब मानते हैं, 5 साल के 5 साल आप प्रैक्टिस में कंटिन्यू रह जाते हो, उसके बाद मिलता है फेलो, एफसीएस लगाया जाता है नाम के पहले। तो ये कह रहा है इफ ही नॉट बीइंग ए फेलो, अगर आप इंस्टीट्यूट के फेलो मेंबर नहीं हो, एक्ट एज, फिर भी आप किसके तौर पे एक्ट कर रहे हो, एज ए फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट, फिर भी आप दूसरों को अपने आप को क्या दिखा रहे हो, फेलो, मीन एफसीएस लिख रहे हो नाम के नीचे। आप एफसीएस हो नहीं, फिर भी आप नाम के नीचे लोगों को एफसीएस दिखा रहे हो, रुतबा दिखाने के लिए या लोगों को ये दिखाने के लिए मैं पुराना सीएस हूं, मैं ये हूं, मैं हूं। तो ऐसा दिखाने के लिए आप नहीं कर सकते। सेकंड क्लॉज में आ जाइए, क्लॉज 2, क्लॉज 2, a member of the institute, a member of the institute whether in practice or not, a member of the institute whether in practice or not shall be deemed to be guilty, shall be deemed to be guilty of professional misconduct, shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he does not supply, if he does not supply the information, if he does not supply the information called for, if he does not supply the information called for, or does not comply, or does not comply, COMPLY, or he does not comply with the requirement, does not comply with the requirement asked by the institute, does not comply with the requirement asked by institute or council
इंस्टीट्यूट और काउंसिल और एनी कमेटी बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन कमेटी और बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन डिसिप्लिनरी कमेटी और क्यूआरबी क्वालिटी रिव्यू बोर्ड बना हुआ है क्यूआरबी। क्लियर? तो सेकंड क्लॉज क्या कहता है आप लोगों को, देखो एक मेंबर जो है अपने आईसीएसआई का, चाहे वो प्रैक्टिस में हो या नहीं, उसको भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में दोषी मान लेंगे। मतलब जनरल है ये, टीसीएस पे भी लागू हो रहा है, जॉब वालों पे भी। कब? इफ ही डज नॉट सप्लाई द इंफॉर्मेशन, अगर आप कोई इंफॉर्मेशन नहीं सप्लाई करते हो, मीन सीएस से कोई सूचना मांगी गई है, अगर वो नहीं देता है, इफ ही डज नॉट सप्लाई द इंफॉर्मेशन कॉल्ड फॉर, जो सूचना मांगी गई है वो नहीं देता है, और डज नॉट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट, या वो कोई आवश्यकता को पूरा नहीं करता है आस्क्ड बाय द इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट ने उससे कोई फॉर्मेलिटी पूरी करने को या कोई चीज मांगी है, कोई काम करने को बोला है, वो नहीं करता है, काउंसिल ने कोई कुछ उससे मांगा है, वो नहीं देता है, और कमेटी या कोई कमेटी ने कोई चीज उससे पूछी है, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन डिसिप्लिनरी कमेटी क्यूआरबी, यानी इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई कोई चीज आप अगर उनको नहीं बताते हो, इंस्टीट्यूट ने आपसे कोई चीज का रिप्लाई मांगा, इंस्टीट्यूट ने कोई चीज का नोटिस भेजा, आपको उसका जवाब मांगा और आप रिप्लाई नहीं देते हो, तो ये इस थर्ड क्लॉज के क्लॉज सेकंड में दोषी। फिर क्लॉज 3, तो क्यूआरबी का फुल फॉर्म क्या है? क्या? तो क्यूआरबी का फुल फॉर्म क्या है? क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। क्लॉज 3 लिखिए, a member of the institute, whether in practice or not, a member of the institute, whether in practice or not, shall be deemed to be guilty, of professional misconduct, if he give any information, knowing it to be false, knowing KNOW, knowing it to be false, while replying to tender or inquiry, or write up, WRITE, write up। देखो ये क्या कह रहा है आपको, तीसरा क्लोज थर्ड पार्ट का, वो कह रहा है कि सीएस जो होगा, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो चाहे प्रैक्टिस में हो, shall be deemed to be guilty, वो गिल्टी माना जाएगा अगर वो क्या कर रहा है, if he give any information, अगर वो कोई ऐसी सूचना दे रहा है knowing it to be false, जो उसको पता है कि वो झूठी है, गलत है, मैं मेरे बारे में कोई सूचना, जो झूठी सूचना दे रहा हूँ किसी को, knowing it to be false, जो जानबूझ के मैं, मेरे को पता है गलत है, फिर भी वो दे रहा हूँ, किसके अंदर, रिप्लाइंग टू एनी टेंडर, अगर मैं रेस्पॉन्स दे रहा हूँ किसी टेंडर का फॉर्म भर रहा हूँ, किसी सीएस की जरूरत है, वहां पे मैं कोई सूचना दे रहा हूँ, मेरे को कोई इंक्वायरी आई है कि भी कोई व्यक्ति को जरूरत है मेरे काम की, वहां पे मैं दे रहा हूँ, या फिर मैं तीसरा वर्ड क्या लिखा आप लोगों ने, राइटअप, कोई मैं राइटअप बना रहा हूँ मेरा आर्टिकल, तो उसके अंदर मैं कोई सूचना गलत दे रहा हूँ। तो अगर जानबूझ के कोई व्यक्ति सीएस है, वो अपने बारे में कोई गलत सूचना देता है, जानबूझ के बढ़ा चढ़ा के कोई चीज बताता है, तो उसके लिए भी आप पार्ट 3 के अंदर दोषी बन जाओ। देखो आज चीजें छोटी छोटी आ रही है, लेकिन इनमें याद तो इनको भी करना पड़ेगा ना। पार्ट 3 के 3 क्लॉज आ गए, पहला क्लॉज तो क्या चीज का आ गया आपको याद हो तो,
कोई फेलो नहीं है फिर भी खुद को क्या दिखा रहा है, फेलो। दूसरा, कोई व्यक्ति इंस्टीट्यूट ने कोई सूचना मांगी, उसका रिप्लाई नहीं दे रहा, आप उसको इन्फॉर्मेशन सप्लाई नहीं कर रहे हो। तीसरा, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो किसी टेंडर में और वो गलत दे रहे हो। इन तीनों का क्या। अब पार्ट 4 आ जाएगा। पार्ट 4 छोटा सा ये कोई क्लोज है क्या, घड़ी देखते रहते हो, पढ़ाई नहीं करते बच्चे, कैसे पढ़ते होंगे फिर करते, तो आपको 10 मिनट में कोई कैसे बांधे। लिखा पार्ट 4 ऑफ शेड्यूल फर्स्ट। इसमें प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं आएगा, इसमें क्या नाम आएगा, स्टार्ट अदर मिसकंडक्ट। लिखो अदर मिसकंडक्ट, अदर मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू द मेंबर, अदर मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू द मेंबर, other misconduct in relation to the member of the institute, in relation to the member of the institute generally, other misconduct in relation to the member of the institute generally। देखो अदर मिसकंडक्ट में पार्ट 4 में पहुंच गए आप लोग, इसका क्लॉज फर्स्ट शुरू करिए। क्लॉज फर्स्ट, a member of the institute, a member of the institute whether in practice or not, a member of the institute whether in practice or not shall be deemed to be guilty, shall be deemed to be guilty। अभी क्या लिखोगे, a member of the institute whether in practice or not shall be deemed to be guilty of other misconduct, shall be deemed to be guilty of other misconduct if he is held, if he is held guilty, if he is held guilty by any civil, if he is held guilty of if he is held guilty by any civil or criminal court, he is held guilty by any civil or criminal court for an offense, for an offense for an offense which is punishable, for an offense which is punishable, which is punishable with imprisonment, which is punishable with imprisonment for a term, punishable with imprisonment for a term not exceeding 6 months, which is punishable with imprisonment for a term not exceeding 6 months। आप लोगों ने क्लॉज 1 ये क्या कर रहा है कि आपने कोई खुरापात की है, आप सीएस हो, सीएस के काम से नहीं, बाहर के कोई काम में आपने कर ली, अदर मिसकंडक्ट आ रहे हैं ना, सीए पे भी लागू होते हैं। कोई आदमी भी, अब सारी चीजों के लिए कानून पहले से बने हुए होते हैं। तो कह रहा है एक मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी। ये दोनों टाइप के मेंबर पे लागू होगा, चाहे जॉब में हो चाहे प्रैक्टिस में, आपको गिल्टी माना जाएगा। और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं, अदर मिसकंडक्ट का इफ ही इज हेल्ड गिल्टी, अगर आप दोषी मिले हो, किसमें दोषी मिले हो, इफ ही इज हेल्ड गिल्टी बाय एनी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट, जो अपने नॉर्मल कोर्ट होते हैं इनमें आप दोषी मिले हो कोई मामले में, फॉर एन ऑफेंस कोई अपराध में आप दोषी पाए गए हो, विच इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, और ऐसे मामले में दोषी पाए गए हो जिसमें इम्प्रिजनमेंट कितनी हो सकती है आपको, फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, 6 महीने तक की अधिकतम जेल हो सकती है, 6 महीने से ज्यादा की। यानी छोटे मोटे कोई मामले में पकड़े गए हो, चोरी अपने इसमें जैसे कोई अपने चेक डिसऑनर होने का उनका, जिसमें 2 महीने 3 महीने की जेल हो रही हो, आपको 6 महीने तक की जेल हो रही है, तो आप इस शेड्यूल फर्स्ट का पार्ट 4 में आप क्या माने जाओगे, दोषी। और आपको सीएस इंस्टीट्यूट भी आपके क्या लगा सकता है, जुर्माना वगैरह, रिप्रीमांड का, और आपकी मेंबरशिप 3 महीने तक के लिए छीन सकता है, हमने पढ़ा था ना पहले, तो डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है।
आप कहते हो सर 6 महीने से ज्यादा बड़ा मामला कर लिया, मैं 6 महीने से अंदर ज्यादा चला जाऊं तो फिर सेकंड शेड्यूल में चले जाओगे आप। उसमें इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है, परमानेंट मेंबरशिप भी छीन सकता है ना, वो सेकंड शेड्यूल में आएगा। ये छोटे क्राइम चल रहे हैं, सेकंड शेड्यूल में क्या लग रहा है आपको, छोटे आएंगे या बड़े आएंगे? बड़े आएंगे ना। सेकंड शेड्यूल का मतलब सीधा कमेटी के पास जाएगा मैटर। कमेटी में कितनी सजा होती? सजा मतलब 3 रिमांड की आई थी, पेनल्टी 5 लाख की आई थी ना, फाइन। हाँ, परमानेंट रिमूव भी हो सकते हो, तो वो चीजें ध्यान रखो। क्लॉज 2 दूसरा लिखिए, क्लॉज 2। क्लॉज 2, a member of the institute, a member of the institute, whether in practice or not, a member of the institute, whether in practice or not, shall be deemed to be guilty, shall be deemed to be guilty, shall be deemed to be guilty of professional or other misconduct, member of the institute, whether in practice or not, shall be deemed to be guilty of other misconduct if in the opinion of counsel, if in the opinion of counsel, if in the opinion of counsel, he bring BRING, he bring disrepute, if he bring disrepute, DIS repute, 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 if he bring disrepute to the profession, if he bring disrepute to the profession or the institute, as a result of his action, as a result of his action, whether or not, as a result of his action, whether or not related to his professional work, whether or not related to his professional work, ये देखो क्लॉज 2 आया है, पार्ट 4 में 2 ही क्लॉज है। तो दूसरा क्लॉज क्या है कि एक मेंबर जो इंस्टीट्यूट का वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट, चाहे वो प्रैक्टिस में हो या नहीं हो, उसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, अदर मिसकंडक्ट का दोषी माना जा सकता है इफ इन द ओपिनियन ऑफ काउंसिल, अगर अपने आईसीएसआई के काउंसिल को ऐसा लगता है, क्या लगता है, कि ब्रिंग डिसरेप्यूट, कि वो इज्जत को नुकसान पहुंचा रहा है, डिसरेप्यूट कर रहा है, हमारे इंस्टीट्यूट की आईसीएसआई की प्रतिष्ठा को क्षति हो रही है, कुछ नुकसान हो रहा है। इफ यू ब्रिंग डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन, हमारे यहाँ तो सीएस प्रोफेशन को उससे कोई नुकसान हो रहा है, वो ऐसी बातें कर रहा है, और इंस्टीट्यूट या अपने इंस्टीट्यूट की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है आईसीएसआई को, एज ए रिजल्ट ऑफ हिज एक्शन, किसकी वजह से, वो ऐसे कारनामे कर रहा है, ऐसे एक्शन कर रहा है, कुछ अपनी गलतियां हैं, और वेदर और नॉट रिलेटेड टू हिज प्रोफेशनल वर्क, चाहे वो अपने प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड हो या नहीं। लेकर है लास्ट वाले में, इसमें क्लॉज 4 में क्या है, क्लॉज 2 में कि अगर आप अपने इंस्टीट्यूट की, अपने प्रोफेशन को डिसरेप्यूट कर रहे हो, मीन एक सीएस बन गया, जो सीएस की डिग्री धारक है, वो व्यक्ति अपने ही बारे में बुराई करे, मीन अपनी सीएस की डिग्री के बारे में, अपनी सीएस के इंस्टीट्यूट के बारे में पूरा बोले, तो ये भी अपने लिए गलत माना है। ये आप पे भी लागू होती है बात इंस्टीट्यूट की, अगर आप लीगली नहीं तो एथिकली तो आपको ये सारी चीजें लागू होती है ना, कि आप भी भविष्य में सीएस बनने वाले हो, तो आपको ये चीजें पहले से अपनी आदत में डाल लेनी चाहिए ना, कि हमें जो काम कर रहे हैं, हम जिस प्रोफेशन को मान रहे हैं, देखो हर व्यक्ति का प्रोफेशन तो अलग अलग होता है, सारे लोग सीएस नहीं करने, सारे लोग सीए नहीं करने, सारे लोग साइंस में नहीं जाने, सारे लोग आर्ट्स में नहीं जाने, है ना। हमें अपने प्रोफेशन की भी कभी बुराई नहीं करनी चाहिए और दूसरे प्रोफेशन की भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना प्रोफेशन क्या होता है, प्यारा होता है। अपने पेरेंट्स कैसे लगते हैं अपने को, कैसे भी अच्छे लगते हैं ना अपने को, दूसरे व्यक्ति की राय अपने बारे में या अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अलग हो सकती है, अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, लेकिन हमारी तो हमेशा अच्छी रहेगी ना राय, हम क्या सुनना चाहेंगे क्या उनको लेकर के कुछ। तो आईसीएसआई हो चाहे सीए इंस्टीट्यूट हो, आप किसी भी सीए सीएस से मिलते हो, वो अपने इंस्टीट्यूट को एल्मा मैटर बोलते हैं। हम लोग एक वर्ड सुना है क्या आप लोगों ने, एल्मा मैटर, कई बार वर्ड यूज करते हैं। एल्मा मैटर का मीन होता है माई बाप हिंदी में, जिसको आप बोल सकते हैं,
माई बाप का मीन क्या होता है? जो गॉड फादर है, अपना सब कुछ देने वाला। भाई आप प्रोफेशनल डिग्री हासिल करोगे तो डिग्री देगा कौन? आईसीएसआई देगा। आप पूरी जिंदगी भर वो नाम जो मिलेगा आपको किसकी वजह से मिलेगा? आईसीएसआई की वजह से। आप सब कुछ कमा रहे हो, आप अपना काम करोगे, वहां सब जगह आप सीएस लगाओगे, सब जगह आप अपनी मोहर लगाओगे, काम करोगे, वो सब भी उसकी वजह से। और आप उसी की बुराई करो तो वो तो खुद के पेरेंट्स की बुराई करने की तरह हो गया ना। तो वो जनरली ऐसी स्थिति में इंस्टीट्यूट उसको क्या मानता है? क्लोज 4 तो क्लोज 2 का दोषी मानता है। इसके एग्जाम्पल है कुछ, आपको देखो बुक में दिए हुए, वो आपको खुद को लिखने हैं। ज्यादा नहीं है, 5-6 पॉइंट है छोटे छोटे, आप अपनी बुक में देख सकते हो। पेज नंबर है 556 बुक में, 556। 8-9 एग्जाम्पल है, हालांकि अभी टाइम है, आप उन एग्जाम्पल का मीनिंग सुन लो 5-6 का। ये कौन से एग्जाम्पल, ये पूरा हो जाएगा फिर शेड्यूल फर्स्ट, फिर सीधा कल क्या चालू करना होगा? शेड्यूल 2। कल पूरा भी हो जाएगा, शेड्यूल 2 पढ़ा नहीं। चैप्टर में खाली ज्यादा दिक्कत किसमें आई आपको जानो तो? पार्ट 1 में ही आती है दिक्कत। पार्ट 1 में काफी टाइम लगता है। सुनो, आप बुक लाए तो बुक में देख लो 556 पेज, नहीं लाए तो आप सुन लो। देखो पहला क्या, इसके एग्जाम्पल आ रहे हैं, सुनना। आप उसके लिए एक लाइन चाहे तो लिख लेना, एक अभी लाइन जोड़ दो चाहे उसमें। फॉलोइंग एक्शन में अमाउंट, AMOUNT, फॉलोइंग एक्शन में अमाउंट टू मिसकंडक्ट, फॉलोइंग एक्शन में अमाउंट टू मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 2, अंडर क्लॉज 2। ये क्लॉज 2 आपने जो पढ़ा है ना, उसमें नीचे बताई हुई चीजें क्या मानी जाएगी? मिसकंडक्ट, फॉलोइंग में अमाउंट टू मिसकंडक्ट। पहला आ रहा है, जैसे इसमें आप एग्जांपल सुनो, देखो ध्यान दो, आपके पास बुक नहीं है तो सुन लो ध्यान से, पेशेंसली सुनना। पहला एग्जांपल है सेंडिंग ईमेल, ईमेल भेजना, सुन लो। ईमेल भेजना टू द मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट, अपने इंस्टीट्यूट के मेंबर्स को अगर हम कोई ऐसी ईमेल भेजें क्रिटिसाइजिंग द डिसीजन, जिसमें हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, किसको लेके? डिसीजन ऑफ द काउंसिल, अपनी काउंसिल के डिसीजन को लेकर के, इन डिरोगेटरी एंड फिल्थी लैंग्वेज। डिरोगेटरी लैंग्वेज, डिरोगेटरी होती अपमानजनक भाषा, दूसरे को बुरी लगने वाली भाषा में। फिल्थी लैंग्वेज, फिल्थी लैंग्वेज होती है गंदी भाषा, आप इंस्टीट्यूट को लेकर के भला बुरा बोल रहे हो। तो ऐसी कोई भाषा में अगर ईमेल भेज रहे हो, आजकल ईमेल की जगह व्हाट्सएप ग्रुप में आपने डाल दिया हो, कोई सीएस के व्हाट्सएप ग्रुप में, कोई अपने प्रोफेशनल लोगों के ग्रुप में, जिसमें आप अपने इंस्टीट्यूट की बुराई करते हुए कुछ लिखते हो, कौन कर रहा है ये? खुद सीएस, तो वो गलत है। सेंडिंग एन ईमेल टू द नंबर ऑफ मेंबर, काफी सारे लोगों को आप अगर मेंबर्स को ऐसी ईमेल भेज रहे हो या व्हाट्सएप पे डाल रहे हो, क्रिटिसाइजिंग द डिसीजन, जिसमें आप डिसीजन की आलोचना कर रहे हो, किसके डिसीजन की? अपनी काउंसिल के जो डिसीजन है, आईसीएसआई के जो डिसीजन है उसको लेके, इन डिरोगेटरी एंड फिल्थी लैंग्वेज, गलत भाषा। दूसरा डिस्कसिंग थ्रू ई फॉर्म, अगर आप कोई ई फॉर्म पे डिस्कस कर रहे हो, ई फॉर्म किसको बोलते हैं? जैसे फेसबुक का कोई ग्रुप है, सोशल मीडिया कोई भी हो सकता है, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप का कोई पेज है, या कोई आपने ब्लॉग बना रखा है उसके ऊपर आप कर रहे हो, या कोई यूट्यूब पे कर रहे हो, कोई भी ऐसा तरीका जिसमें आप क्या कर रहे हो? डिस्कस कर रहे हो ई फॉर्म पे फेल्योर ऑफ द काउंसिल, अपने इंस्टीट्यूट की फेल्योर के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, कुछ सेक्रेटरी के बारे में, आप उनकी फेल्योर बता रहे हो किसी व्यक्ति की, बाय यूजिंग डिरोगेटरी एंड फिल्थी लैंग्वेज। कैसी भाषा में? डिरोगेटरी एंड फिल्थी लैंग्वेज, अपमानजनक भाषा, नुकसान पहुंचाने वाली, दूसरे को बुरे लगने वाली भाषा। मीन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात सीधी सी हम अपने इंस्टीट्यूट की या अपने इंस्टीट्यूट के काउंसिल की, प्रेसिडेंट की, सेक्रेटरी की ऐसी बातें नहीं कर सकते कोई ई फॉर्म पे। तीसरा राइटिंग लेटर, अगर हम लेटर लिख रहे हैं इन एन अग्रेसिव लाउड एंड फिल्थी लैंग्वेज, अगर हम लेटर लिख रहे हैं अग्रेसिव, अग्रेसिव का मीन क्या हो गया? आक्रामक भाषा। लाउड एंड फिल्थी लैंग्वेज, लाउड एंड फिल्थी लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया? बहुत ज्यादा ऊंचे शब्दों में, बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा फालतू की भाषा। लाउड एंड फिल्थी लैंग्वेज में हम कोई ऐसा बात कर रहे हैं, अग्रेसिव लाउड एंड फिल्थी लैंग्वेज टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, किसको लिख रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट। वो कौन है? आईसीएसआई की भी माई बाप है, मीन हम अपने दादा को कांटेक्ट कर रहे हैं सीधा, वो उनको लिख रहे हैं कौन सी भाषा में? अग्रेसिव लाउड एंड फिल्थी लैंग्वेज में टू द एमसीए, एमसीए को हम बुराई कर रहे हैं कुछ, अबाउट वर्किंग ऑफ आरओसी ऑफिस, एमसीए के नीचे हर राज्य के अंदर आरओसी ऑफिस होता है, उनकी बुराई कर रहे हैं। एमसीए की साइट को लेकर के हम कुछ भला बुरा कर रहे हैं। इनएबिलिटी टू अपलोड फॉर्म, या हम कह रहे हैं कि भी कोई फॉर्म हमारे से अपलोड नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। मीन कंपनियों के सारी कामकाज एमसीए की साइट पे होते हैं,
तो एमसीए को सीधा लेटर लिख रहे हैं, उसमें गलत भाषा लिख रहे हैं कि भी आपकी साइट सही नहीं चल रही, आपका काम गलत है, ये फॉर्म ऐसे हो गया, ये वो हो गया। चौथा फोर्थ पॉइंट आता है अरेंजिंग धरना। अगर हम धरना कर रहे हैं, धरना सुना आप लोगों ने, धरना प्रदर्शन, तो अरेंजिंग धरना और एजिसिएशन या कोई विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं एट द गेट पे ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिस, कोई सरकारी दफ्तर की बात, इंस्टीट्यूट ऑफिस, अपने आईसीएसआई के दफ्तर की बात, इन ए मैनर, तो ऐसे मैनर से कर रहे हैं हम धरना प्रदर्शन नॉट बेनिफिटिंग ए प्रोफेशन, जो हमारे प्रोफेशन के लिए बिफिटिंग नहीं है, हमारे लिए उचित नहीं। अगर हम आईसीएसआई के ऑफिस के बाहर धरना करेंगे, साथ कोरोना चल रहा है, हमारी एग्जाम कैंसिल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो आप बच्चे हो, आपको तो हालांकि ये लागू नहीं होती, लेकिन इंस्टीट्यूट के मेंबर अगर कोई ऐसा प्रदर्शन करे तो उनके ऊपर ये नियम लागू होते हैं, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। पांचवा रहा इंस्टिगेटिंग स्टूडेंट्स और अदर मेंबर। अगर मैं किसी स्टूडेंट्स को या मेंबर्स को इंस्टिगेट कर रहा हूँ, भड़का रहा हूँ, इंस्टिगेटिंग स्टूडेंट्स और अदर मेंबर बाय क्रिएटिंग ए पेंडेमोनियम, मैं अगर ऐसा पेंडेमोनियम क्रिएट कर रहा हूँ, ऐसा सीन क्रिएट कर रहा हूँ, ऐसा माहौल बना रहा हूँ इन और अराउंड इंस्टीट्यूट ऑफिस, इंस्टीट्यूट के इर्द गिर्द, बाय रेजिंग इश्यू, जिसमें मैं कोई फालतू ऐसे मुद्दे उठा रहा हूँ पर्टेनिंग टू सिलेबस, मैं कह रहा हूँ कि ये सिलेबस चेंज करवाना है, मैं सब लोगों को प्रदर्शन करना है, ये करना है, मेल लिखना है। ट्रेनिंग, क्या मैं ट्रेनिंग को लेकर के कोई आपसे विरोध करवा रहा हूँ, एग्जाम को लेकर के और एनी अदर रीजन या और कोई बात को लेकर, मीन स्टूडेंट्स को भड़काना, मेंबर्स को भड़काना कि आप इंस्टीट्यूट में ये करो, ऐसे मेल लिखो, ऐसे आप व्हाट्सएप पे करो, ये करो, वो करो, तो वो गलत है कोई भी चीज को लेकर। मिसयूजिंग द कॉन्फिडेंशियल डेटा, कोई गोपनीय सूचनाओं का मैं मिसयूज कर रहा हूँ, अवेलेबल विद द ऑफिस ऑफ इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट के ऑफिस की कोई सूचनाओं को पर्सनल पर्पज के लिए काम में ले रहा हूँ, निजी उपयोग के लिए। इनवाइटिंग गवर्नमेंट ऑफिसर, मैं अगर गवर्नमेंट के ऑफिसर को इनवाइट कर रहा हूँ चैप्टर या रीजनल ऑफिस के प्रोग्राम में, अपने जगह जगह ब्रांच आईसीएसआई की रीजनल ऑफिस है 4 जगह पे, उनमें मैं कोई प्रोग्राम में गवर्नमेंट ऑफिसर को इनवाइट कर रहा हूँ बाई स्पेंडिंग हेवीली, भारी भरकम खर्चा करके, ऑन देयर ट्रेवल, उनकी यात्राओं पे भारी भरकम खर्चा कर रहे हैं, स्टे अरेंजमेंट, उनके रुकने पे खर्चा कर रहे हैं, विद ए इंटेंशन, इस इरादे के साथ, टू गेट पर्सनल माइलेज, ताकि मेरी पर्सनल छवि सुधरे, पर्सनल माइलेज बढ़े। मीन कई लोग नेतागिरी करते हैं आईसीएसआई में भी, तो वो क्या करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर को, बड़े बड़े नेताओं को बुलाते हैं और उन पे फिर खर्चा भी आता है, क्योंकि वो बड़े लोग प्लेन से आ रहे हैं और से आ रहे हैं, बड़ी होटलों में रुक रहे हैं और कर रहे हैं, और वो उससे इंस्टीट्यूट का फायदा हो रहा है तो ठीक है, लेकिन वो किसका फायदा अगर ले रहे हैं, पर्सनल माइलेज, अपना निजी फायदा ले रहे हैं, तो वो गलत। टेम्परिंग विद द बुक्स ऑफ अकाउंट, या कोई बुक्स ऑफ अकाउंट को हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, टेम्परिंग कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट या मिनट ऑफ द मीटिंग ऑफ मैनेजिंग कमेटी, या मैनेजिंग कमेटी जो होती है अपने हर जगह पे जहां चैप्टर बना हुआ है, ब्रांच बनी हुई है, उनकी कमेटी, आईसीएसआई की कमेटी, चैप्टर की या रीजनल ऑफिस की, उनकी मिनट या उनके अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, मतलब उनके रजिस्टर वगैरह में कोई सूचना चुरा रहे हैं, इधर उधर गलत सलत कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें गलत है। तो इन 5 एग्जाम्पल को आप लोग क्या करना, नोट कर लेना। आज भी अपने आईसीएसआई का प्रोग्राम चल रहा है, आप लोग देख सकते हो यूट्यूब पे भी, शाम को 5 बजे से 4:30 बजे से, उसमें अमित शाह आपको पता होगा अपने देश के होम मिनिस्टर, तो वो उसमें आए हुए, सेकंड पावरफुल हो गए ना अपने मिनिस्टर में, प्राइम मिनिस्टर के बाद सेकंड पोस्ट होती है गृह मंत्री, तो आप लोग कार्यक्रम देख सकते हो। कल की तो छुट्टी है, परसों आप लोग ये ब्लॉग सारे याद कर लेना, ठीक है ना, और लिख भी लेना सारे का में 34 पार्ट तक।